श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी शुक्रदेव, माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग में। यह 5 भागों में नित्य प्रस्तुत किया जाता रहा है और इसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम अलग से भी प्रस्तुत करते रहे। इसमें डेटा जो प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से सफलपूर्वक पहुंचाई जा रही है। ध्वनि भी गूगल से ली गई है, छवि और ध्वनि गूगल से ली गई। प्रस्तुति में कुछ तथ्य उन ग्रंथों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं से लिए गए हैं जो हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार ये अब चलते हैं हम इस प्रस्तुति में 5 भागों में जो है उसके बारे में थोड़ा जाने, संक्षिप्त चर्चा कि उन प्रस्तुतियों में है क्या और आपके लिए कितना उपयोगी है, ताकि आप साथ हमारे साथ बने रहें अंत तक। तो ये 5 भागों में प्रस्तुति है। पहला भाग पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी से पंचांग और मुहूर्त को लेकर लघु पंचांग वाले से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थायी रूप से हैं और आज जहां भ्रमण कर रहे हैं जिस नक्षत्र में, उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह तारा बलम कहते हैं। और यह चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखा जाता है तो तारा बलम आज के बारे में बताता है। और यदि नवतारा चक्र पद्धति जिस जो मूल आकार है इसका तारा बलम का, उस पर देखा जाता है तो जातक के जीवन के बारे में पता चलता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग जन्म राशि, यानी चंद्रमा जिस राशि में आपके जन्म कुंडली में स्थायी रूप से विराजमान है और आज जहां भ्रमण कर रहे हैं जिस राशि में, उसके अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत हैं राशि के। चौथा भाग आज का चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है और यह काफी उपयोगी होता है। इसकी उपयोगिता सटीकता सटीक होती है और काफी शुभ फलदायी होता है, किंतु अशुभ फलदायी होता है यदि अशुभता से अतिव्याप्त जो अवधि है उसमें हम कुछ अच्छे काम करने को आगे बढ़े। तो यह चौघड़िया मुहूर्त कहलाता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग प्रस्तुति में रखा है। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा है, यह मूलांक और भाग्यांक का संबंध, यानी आज का भाग्यांक और जातकों का मूलांक से संबंध कैसा है, कैसे परिणाम मिल रहे हैं आज के संबंध से, यह हम आकलन करते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। इसमें तथ्य जो भी लिए गए हैं वह विभिन्न ग्रंथों, पुस्तकों और पत्रिकाओं से लिए गए हैं जो हमने पढ़ा। शेष प्रस्तुति तो बने रहिएगा हमारे साथ अंतिम तक, क्योंकि हर जो भाग है, हर प्रस्तुति है, 5 भाग आपके लिए 5 उंगलियों की तरह महत्वपूर्ण। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, परंतु यह उससे बहुत ही बढ़ता है। इससे केवल हम शुभ और अशुभ मुहूर्त नहीं जानते, बल्कि पंचांग व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो इस प्रकार पंचांग के जीवन में हम भूमिका को देखते हुए कितना महत्वपूर्ण है इसकी उपयोगिता, चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और करके
अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ यह इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ और उनके प्रयास में हमारी जो हम एक माध्यम बनकर होने के भागी। तो चलिए, ये पहले भाग में आपको ले चलते हैं, जो कि पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 22 अगस्त 2025, माह भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलाई युक्त, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:26 पर, सूर्यास्त 6:19 पर, सन सनराइज एट 5:26 AM, सनसेट एट 6:19 PM। आज का दिशा शुरू पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा। पंचांग के पांचों अंक, दिन शुक्रवार, तिथि दिन के 11:55 तक चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अमावस्या जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र मध्य रात्रि तक शून्य 16:16 तक अश्लेषा, उसके बाद माघा। योग अपराह्न 2:35 तक वरियान, उसके बाद परेख। करण दिन के 11:55 तक शकुनी, उसके बाद देर रात्रि 11:41 तक चतुष्पाद और फिर नाग। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व ओम देखते हैं नमः भोलेनाथ। शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, जब तक चतुर्दशी तिथि है वे शमशान में है, जो कि मृत्यु तुल्य है, वो सुख नहीं है। वही अमावस्या तिथि जब आती है तो गौरी के सानिध्य में रहते हैं, जो कि सुखप्रद है। ओम नमः शिवाय। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:18 अपराह्न तक। अमृत काल रात्रि 10:40 से मध्य रात्रि 0:16 तक। कल की भांति गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:01 से 2:52 अपराह्न तक। गोधूली मिला संध्या 6:19 से 6:41 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:15। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 10:16 से 11:52 तक। गुलिक काल प्रातः 7:02 से 8:39 तक। यमगंड अपराह्न 3:05 से 4:42 तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 1 बजे से 2:37 तक। गंड मुहूर्त प्रातः 5:26 से कल के प्रातः 5:26 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी कोई मुहूर्त आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक रहता है, उसे अहोरात्रि कहते हैं। चलिए, ये हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त हुए। ग्रहों के गोचर की स्थिति देखें तो अंश के अनुसार सूर्यदेव और शुक्रदेव कमजोर अवस्था में है, तेज ग्रह मजबूत अवस्था। चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जब अपनी राशि कर्क से वे सिंह में जाएंगे, जहां सूर्यदेव पहले से बैठे। और इस प्रकार यदि आज का देखें तो शनिदेव अभी बकरी ही चल रहे हैं। मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 4 ग्रह, सम राशि में 1 ग्रह और अपनी राशि में 2 ग्रह, जो क्रमशः कर्क और सूर्य और चंद्रमा है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को, यानी राशि के अनुसार यदि देखें तो बुध चंद्र, ये 2 ग्रह ऐसे हैं। बुध चंद्र और सूर्य, बुध के ग्रह में राशि में 3 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह, चंद्रमा की राशि में 2।
नक्षत्र के अनुसार यदि हम देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह। और वे हैं बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव। सूर्य, मंगल, राहु ये ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र ग्रह है। और बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह, बुध के नक्षत्र में 2 ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। किसी भी राशि का राशि परिवर्तन नहीं है, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन नहीं। तो ये रहे हमारे पंचांग के समग्र प्रस्तुति। इस माह में होने वाले गोचर की स्थिति है, बुधदेव और शुक्रदेव क्रमशः 30 और 31 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्रदेव आज से आज के 4:15 से अस्त हो चुके हैं और वे 25 तक अस्त रहे। शनिदेव बकरी ग्रह है और इस माह में पूरे बकरी रहे। तो ये रहे हमारे आज पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं जो नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहेगा। इसे तारा बलम कहते हैं और यह 9 तारा चक्र पद्धति पर मूलतः आधारित है। चंद्रमा जिस राशि नक्षत्र में स्थायी रूप से है उसे ताराबलन के नीचे रो के रूप में दिखाया गया है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसे ताराबलन के बगल में कॉलम में दिखाया गया है। और रो और कॉलम जहां मिलते हैं हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, उसी के अनुसार आज के फल होने की संभावना। इसको ज्यादा समझने के लिए हमें 9 तारा चक्र पद्धति को समझना पड़ेगा। और 9 तारा चक्र पद्धति जातक के जीवन के बारे में बताता है। दशा महादशा का कौन सा फल अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा, चुनौती भरा होगा, वह बताता है, पीड़ादायक वह बताता है। ग्रह कुंडली में बैठे ग्रह शुभ अवस्था में अशुभ अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति 9 तारा चक्र से ही होती है, क्योंकि ग्रह के मन नक्षत्र होते हैं। ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही उनके फल देते। और जीवन में मिलने वाले जो हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं, पार्टनर हो या जो भी हो, कार्यालय में, समाज में, गांव में, परिवार में, ये हमारे लिए कितना सुखदायी हो सकते हैं, यह भी हम 9 तारा चक्र पद्धति से जानते हैं। तो चलिए संक्षिप्त में चर्चा करते हैं कि 9 तारा चक्र पद्धति है क्या। हमने कहा ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं। इसलिए नक्षत्रों को जोड़ने के लिए ग्रह से नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया, 9 9 नक्षत्रों का एक श्रेणी बना दिया और ग्रह को महादशा के क्रम में रखा गया। और इस प्रकार पहला नक्षत्र हर श्रेणी से जो हुआ, पहला 10वां 20वां उसका स्वामित्व केतु देव को मिला। दूसरा 11वां और 20वां जो नक्षत्र है उसका स्वामित्व शुक्र देव को मिला। 5वां 14वां 23वां इसी क्रम में चलते हुए 5वां 14वां 23वां नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को मिला। 8वां 17वां और 26वां नक्षत्र का स्वामित्व शनि देव को और 9 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध को दिया। और यह सूची इस प्रकार बनी जो आप सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब गणना कहां से करते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसके स्वामी को पकड़िए और वह पहला ग्रह बने। यह कोई भी हो सकते हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। हम यहाँ चर्चा के रूप में उदाहरण के स्वरूप लेते हैं कि जातक का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी में नक्षत्र में होने के कारण जातक सूर्य राशि को बिलोंग, सूर्य उनके स्वामी बने और सूर्य पहले ग्रह बने।
यहाँ से गणना आरंभ होती है। इनसे यहाँ से अगर दूसरा ग्रह जाए तो चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा राहु, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां गुरु, आठवां केतु, नौवां शुक्र। और इस प्रकार ग्रहों की गणना हम करते हैं। पहला ग्रह मिश्रित फल देता है, उसको पीड़ा के श्रेणी में रखते हैं। लेकिन दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं, इस संदर्भ में जो सूर्य में जन्म हुआ उसके दूसरा ग्रह चंद्रमा बने, तो दूसरा चंद्रमा, राहु, शनि देव और केतु और शुक्र इनके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। वहीं सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मंगल, बृहस्पति और बुध ये पीड़ादायक हो सकते हैं। तीसरा, पांचवा, सातवां, पहला पीड़ादायक है ही है, तीसरा, पांचवा, सातवां ये पीड़ादायक होते हैं। और सातवां बहुत ज्यादा पीड़ादायक, इसलिए कहा गया है कि आप पीड़ा को पहचानिए, जो जो खराब मुहूर्त है उनको पहचानिए और उसके अनुसार उपाय। तो अगर आप हमारे पास जब ग्रह की स्थिति मिल गई कि कौन से हमारे ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, तो क्या दशा महादशा का फल हम नहीं जान सकते? जान सकते हैं। और अग्रिम हम योजना बना सकते हैं कि हम कितना उसका फल शुभ हो सकता है। यह हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। शुभ फल अगर जब भी दशा महादशा का है जो हम पहले से जान लिए, तो उस समय हम अपनी योजना बनाकर शुभ कार्यों का निष्पादन करें। वहीं पीड़ादायक यदि है तो हम अपनी चुनौती को सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। पीड़ा अचानक आती है, पीड़ा ज्यादा देती है, और पीड़ा यदि घंटी बजाकर आती है तो है पीड़ा नहीं रहती। इस प्रकार हम पीड़ा को अगर पहले से जान जाए तो पीड़ा को झेल सकते हैं आसानी से। चुनौती और वह हमारे मानसिक स्थिति को, स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, कम करता है। तो ये इस प्रकार से हम नवतारा चक्र पद्धति से उसके बारे में जाने, कुंडली से उसी तरह से जान सकते हैं कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं, कौन से अशुभकारी हैं। और समाज तथा समाज से लेकर गांव, देश, कार्यालय, व्यवसाय स्थल आदि आदि में हमारे लिए कौन कौन पीड़ादायक हो सकते हैं, इसको हमको पहचानना जरूर। पहले पीड़ादायक पहचानी, उसके बाद लाभ वाला। तो जो नक्षत्र हमारे लिए पीड़ा देने वाले हैं, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इस ये ग्रह जो भी है, इनके नक्षत्र जो तीनों हैं, यानी पहला के या सूर्य के संदर्भ में रखें तो कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, और अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती, ये नक्षत्र जो हुए ये पीड़ादायक। तो यदि जातक कोई भी हमसे जो बिजनेस पार्टनर बनता है, यदि इस नक्षत्र में जन्मा हो तो वह हमारे लिए अवश्य ही पीड़ादायक हो। इसे पहचानना जरूरी। तो इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति से हम सब कुछ जान सकते हैं जो हमने कहा, और संबंध तक जान सकते हैं कि कौन सा संबंध हमारे लिए कामयाबी होगा, कौन सा नहीं होगा, कामयाब होगा, कौन सा नहीं होगा। और यही वजह है कि अब ये नवतारा चक्र पद्धति पर हमने अलग से वीडियो यूट्यूब पर रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली वहां रखी है। और इसमें जानने का प्रयास किया है, प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि नवतारा चक्र पद्धति से उनके संबंध कैसे निकल रहे हैं, और वह वही निकले जो इतिहास के पन्नों में है, हमारे जीवन, हमारे बनु मनस पटल पर। तो इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता साबित होती है, और हम यह काफी उपयोगी हमारे लिए हो जाता है। तो चलिए, इतनी ही प्रस्तुति नवतारा चक्र पद्धति पर। अब आपको ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार, ये सॉरी, आज के चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा था। तो चंद्रमा आज जो गोचर कर रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद वो माघा नक्षत्र में आएंगे।
तो जब तक अश्लेषा नक्षत्र है तब तक, यदि कहें भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ है, दोनों समय जो है मित्र और अति मित्र का है, यानी आठवां नौ नक्षत्र बनते हैं, ग्रह बनते हैं, इसलिए ये शुभ फलता है। वही यदि हम देखें पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग विपत का है, उसके बाद क्षेम का है। तो इस प्रकार हम फलित देख सकते हैं कि आज का दिन कैसा है। और आज का दिन जब हमें अशुभता की स्थिति मिलती है तो कोई भी शुभ काम इसमें आरंभ नहीं करना चाहिए, जोखिम नहीं ले। अब आप उपाय के तौर पर खोजेंगे तो उपाय के तौर पर संकलित जरूर है कहीं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता साबित नहीं है, इसलिए हम जोखिम उठाने के लिए सलाह नहीं देते। फिर भी जानकारी के लिए जानना चाहिए। तो यदि तारा जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान, और नैर्धन्य होता है तो उस मुहूर्त को त्यागे, मजबूरी फिर भी हुई तो तिज सहित स्वर्ण का दान। किंतु यह बता दें कि जोखिम न ले, यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, ये कारगर होता है या नहीं इसकी प्रमाणिकता साबित अभी तक नहीं, या साबित भी हुई होगी तो हमारे पास वह पुस्तक जिसको हम संदर्भित करते हैं वह उपलब्ध हमारे पास। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति यहाँ समाप्त करते हैं। दूसरे भाग के प्रस्तुत तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं जो राशि के अनुसार कैसा दिन। तो चंद्रमा जिस राशि में है वे भ्रमण कर रहे हैं कर्क राशि में, और देर रात्रि 0:16 तक पर हुई राशि परिवर्तन करेंगे जब कर्क से वह सिंह। और इस प्रकार वे अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसे चंद्र बलम हम कहते हैं। और चंद्र बलम के अनुसार जब तक चंद्रमा कर्क राशि में है तब तक के लिए वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। और दूसरे नक्षत्र वाले व्यक्ति जो कि मिथुन, दूसरे भाग में मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ और मीन, इस जातक के व्यक्ति के लिए शुभ संकेत मिल रहा है, दिन शुभ हो। तो चलिए तीसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त करते हुए चौथे भाग में आते हैं, चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि कोई पूजा पाठ हम करने जा रहे हैं तो उसमें भी हम चौघड़िया का उपयोग करते हैं, और यदि कोई काम हम पहली बार करने जा रहे हैं तो भी चौघड़िया बहुत उपयोगी है। यदि कोई जातक मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम शुभ काम करने के लिए और अच्छे फल प्राप्त करने के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखें। तो चौघड़िया की उपयोगिता काफी अधिक है, इसलिए हमने हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता यूट्यूब पर रखी है जो आपके लिए उपयोगी। तो कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया से दिन को चौघड़िया को जोड़ा गया, नामकरण किया गया। और 8वां चौघड़िया जो होता है वह आरंभ का चौघड़िया, जो सूर्योदय का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से जोड़ा गया, और हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, और वे ग्रह अलग अलग विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोगी होते हैं, अति उपयोगी। तो इस प्रकार हर चौघड़िया का जो उपयोगिता विभिन्न कार्यों के लिए होती है, और इसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला या राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। सावधान रहें उस मुहूर्त में जो अशुभता से अधिव्याप्त। साथ ही साथ जब भी मुहूर्त आप निकालें यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मुहूर्त अशुभता से अधिव्याप्त। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आज का चौघड़िया के बारे में ले चलते हैं। आज का चौघड़िया कैसा है? तो आज का चौघड़िया अमृत काल वार वेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल वेला और राहु काल से ग्रसित है, और रात्रि का लाभ चौघड़िया ये काल रात्रि से।
तेज चौघड़िया काफी उपयोग। तो आपको अब पांचवा भाग में हम ले आते हैं। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंध रखता है। इसमें संक्षिप्त चर्चा अंक ज्योतिष के बारे में, समय अभाव के चलते और प्रस्तुति को बहुत ज्यादा लंबा न करने हेतु हम इसे बहुत संक्षिप्त रख रहे हैं। विस्तृत हम अंग्रेजी में जानकारी दे रहे हैं। तो पहला भाग, अंक ज्योतिष में अंक की उपयोगिता। एक से 9 अंक हैं जो कि सिंगल डिजिट में है, एक अंक में है, इनकी उपयोगिता काफी है। तो इससे ज्यादा जो अंक होते हैं उसमें हम अंकों को जोड़कर फिर एक अंक बनाते हैं और तब फिर हम उसे फलित करते हैं। इन अंकों के शून्य की गणना इसमें नहीं की जाती क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और इन अंकों में 1 से 9 में 5 अंक ऐसा होता है जो मध्यम अंक होता है, इसलिए 5 अंक मध्यम अंक है। यह अपने से पहले आने वाले अंक को बाद में आने वाले अंक को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। इन अंकों के शासक ग्रह अलग अलग हैं। सूर्य, एक के सूर्य, दूसरा के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा के बुध, छठा के शुक्र, सातवां के केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और इन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए के नाम से जाना जाता है। एक को राजा से या सरकार से, दो को चंद्रमा या रानी से, तीन को गुरु से, चौथा को शरारती तत्वों से, पांचवा को राजकुमार से, छठा को मंत्री से, सातवां धर्म गुरु, आठवां अधीनस्थ न्यायाधीश, नौवां सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। और अंक ज्योतिष में हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जो होते हैं उसे स्टैटिक डेटा कहते हैं, जो स्थिर रहता है। उससे जो भी अंक निकलते हैं वो स्थिर होता है। किंतु जन्म तिथि से लेकर ये जन्म तिथि से जो भी अंक निकलते हैं वो भी स्थिर होते हैं। मूलांक, भाग्यांक आदि निकलते हैं इससे, वे स्थिर हुआ करते हैं क्योंकि ये स्थिर अंक से निकले हैं। परंतु सबसे पहला डायनेमिक जो अंक होता है वह शब्द में होता है, वह नाम है। और हर नाम का शब्द में प्रयुक्त हुए अल्फाबेट, इनके अंकीय मूल्य होते हैं। और हर अंक को, हर शब्द अक्षर को उनके अंकीय मूल्य से, नाम के अंकीय मूल्य के सामने रखकर उसे परिवर्तित करते हैं, फिर योग करते हैं और एक अलग में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर 4 का अंक, यदि देवलीना जो पुकारू नाम है उसका पहला नाम है, उसको लेते हैं तो 8 आता है, जो कि अंक 4 अंक का शत्रु। नाम भी स्कीम का 4 से शुरू होता है, जो कि तो नहीं संकेत मिल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंक ज्योतिष में अंक, सबसे पहला अंक जो होता है नामांक होता है, क्योंकि यह स्थिर एक प्रकार का होता है और जीवन में सबसे ज्यादा ऊर्जा ही। इसलिए नाम, जब भी दो अंक आपस में संतुलित हो तो नामांक का ही सहारा हम लेते हैं। यदि नामांक ही गलत हो गया फिर हमारी बल्ले बल्ले तो होनी है। अब आपके पास हम लेकर आए हैं कि ये देखिए, आपके पास हर अंक का मूलांक या भाग्यांक जो भी होता है उसके दुश्मन कौन कौन अंक। तो 4 के आप देखें तो 8, 9, 4, 2। और अंक 2 जो हैं उनके 4, 6, 8, 9 है, 1 के 8 है, 4 के 8, 9, 4, 2 है, 6 के 3, 9 है, 7 के 7, 9, 3 है, 8 के 2, 9, 4, 8 है। इसी प्रकार सभी 9 अंकों के कोई न कोई शत्रु है। तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांक या नाम का पहला अक्षर मूलांक या भाग्यांक का शत्रु नहीं। तो इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आज के अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा है? तो आज का दिन 22 अगस्त 2025, मूलांक आज का 4, भाग्यांक 3। तो भाग्यांक का बाकी मूलांक के लोगों से जो हैं उनके साथ कैसे संबंध? तो 3 का संबंध सभी से अच्छा है।
केवल 6 को छोड़कर, क्योंकि 6 अंक शत्रुता का अंक है 3 के लिए, इसलिए 3 अंक ये शून्य अंक दे रहे हैं इसे। और यह इसमें स्ट्रगल या मैरिटल इशू में परेशानी हो सकती है। आज वाद विवाद से दूर रहे। 3 और 5 का संबंध, 3 और 4 का संबंध तटस्थता का है, और शेष अंक वाले के साथ 1 से 9 तक 6 को शत्रुता, 4 को तटस्थता, और शेष अंकों के साथ मित्रता का संबंध। जो 1, 10, 19, 28 को जन्मे हैं किसी माह के, उनके लिए दिन बहुत अच्छा होने की संभावना है। अन्य अंक 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 5, 14, 23, 7, 16, 25, 8, 17, 26 और 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन उत्तम होने की संभावना है। और 4, 13, 22, 31 के लिए दिन साधारण होने की संभावना। रह गया एक नंबर 6, तो सावधान रहें, जो हमने कहा 6, 15, 24 को जन्मे जातक के लिए परेशानी आज हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से पहुंची अब तक, और यह प्रस्तुति पहली बार यदि देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपकी प्रस्तुति, हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित। सभी नए पुराने सब्सक्राइबर्स से अनुरोध है कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि हर पन्ने, हर प्रस्तुति का लाभ उन तक। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। माँ लक्ष्मी शुक्रदेव की कृपा पर बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी।